ये 10 kg का है और ये 5 kg का है, और ये दोनों के ऊपर ये स्मूथ सरफेस पे प्लेस्ड है, और यहाँ पे जो है 25 ऐड कर रहा है, यहाँ पे 20 ऐड कर रहा है। हम अगर इसमें सॉल्व करते हैं तो कोई भी स्ट्रिंग का जो फोर्स होता है वो हमेशा क्या होगा, पुलिंग नेचर का होगा। तो यहाँ से हम टेंशन टी डिनोट कर देंगे, सेम स्ट्रिंग होगी तो हमेशा सेम टेंशन होगा और अलोंग द लेंथ होगी। तो ये टी और टी डिनोट कर दिया, तो हमने ऐसे सिस्टम ले लिया। पहला अप्रोच हमेशा होगा ये कनेक्टेड मोशन के केस में कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन वही आ जाएगा हमारा 3। नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो आएगा यहाँ ठीक है, यहाँ रिवर्स कर देंगे तो गलत आ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे 25 यहाँ कर देते हैं, 25 कर देंगे तो भी नहीं होगा, 30 कर देते हैं, 30 40 40 और यहाँ मान लेते हैं 15। 40 और 15 अगर मान लेते हैं तो अब इस केस में कॉमन एक्सेलेरेशन आ जाएगा ये 55/15 इज इक्वल टू 55/15, तो ये 11/3 होगा इसका कॉमन एक्सेलेरेशन। अब यहाँ से टेंशन फाइंड करेंगे, तो यहाँ से टेंशन हो जाएगा T और ये हो जाएगा 40। इसका एक्सेलेरेशन है A इज इक्वल टू 11/3, तो नेट फोर्स T प्लस 40 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से जो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी वो 40 माइनस 110 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा 120 माइनस 110/3। तो ये भी तो पॉजिटिव आ रहा ना, चलो ठीक है 10/3, तो टेंशन पॉजिटिव आ रहा है। हाँ हाँ, यहाँ से टेंशन देखो 40, हाँ ये 110 माइनस 40 करेंगे तो ये -40 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -T/3, -10/3। तो T इज इक्वल टू -10/3। इसका मतलब क्या है कि ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को इस ब्लॉक को पुश करना है। कभी भी फोर्स अगर हमारा एज्यूम डायरेक्शन के फोर्स या एक्सेलेरेशन नेगेटिव आता है, मतलब हमारा डायरेक्शन एक्चुअल में उसकी रिवर्स है हमारे एज्यूम्ड से, तो ये पुश करना है। तो क्या कभी कोई स्ट्रिंग किसी ब्लॉक को पुश कर सकती है? नहीं, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली ये दोनों क्वेश्चन का जो मोटिव था, जो कॉन्सेप्ट था, कि अगर हम कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसके बीच में रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन एंड टेंशन नेगेटिव आता है, मतलब वो क्या है, वो जीरो है, वो जो है यहाँ पे होगी, तो यहाँ स्ट्रिंग स्लैग कर जाएगी। क्यों? क्योंकि ऐसे देखो, ये जो जैसे 5 है तो इसका एक्सेलरेशन कितना है, इसका एक्सेलरेशन जो है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसका एक्सेलरेशन कितना है, 40 डिवाइडेड बाई 10 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इसमें तो टेंशन तब डेवलप होगी ना जब आगे वाले की टेंडेंसी ज्यादा तेज मूव करने की होगी, पीछे वाले की कम होगी। यहाँ पे पीछे वाला जो है फास्टर रेट से मूव कर रहा है, ये जो है स्लोअर रेट से मूव कर रहा है, तो स्ट्रिंग स्लैग कर जाएगी। सेम यहाँ पे ये दोनों ब्लॉक्स वाली सिचुएशन देखेंगे तो इस 5 kg का सिर्फ एक्सेलरेशन अगर कंसीडर करते हैं रिएक्शन जीरो मानते हुए, तो इस मोमेंट पे इसका एक्सेलरेशन है 5 और इसका एक्सेलरेशन है 2, तो ये फास्ट जाने की टेंडेंसी रखता है, तो दोनों के बीच में कांटेक्ट छूट जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 1, कॉमन एक्सेलरेशन, फ्री बॉडी डायग्राम, देन रिएक्शन फोर्स। पॉइंट नंबर 2 कि कहीं पे भी अगर रिएक्शन फोर्स और टेंशन वगैरह नेगेटिव आते हैं तो हम क्या करेंगे, उसको जीरो, वो जीरो होगा एक्चुअल में, नेगेटिव कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा हुआ इक्विलिब्रियम और वो। नेक्स्ट, जैसे इसका किसी को कोई आंसर दे सकता है? जैसे मान लो दो लोग जो हैं, टग ऑफ वॉर टाइप की सिचुएशन है, और ये दो लोग हैं 100 न्यूटन से फोर्स से अगर इसको पुल करते हैं, 100 न्यूटन के फोर्स से पुल करते हैं, ये भी 100 न्यूटन अप्लाई कर रहा है और ये भी जो है 100 न्यूटन अप्लाई कर रहा है, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना होगा, 200 100 0। टेंशन इन द स्ट्रिंग 200 100 0, तीन ऑप्शन है।
कोई भी बताओ, कुछ भी बताओ। सर 0। हाँ, तो टेंशन जो है 0। 0। तो मतलब दोनों साइड से अगर तुम्हें कोई पुल कर रहा है तो तुम्हारे अंदर कोई टेंशन नहीं होगी, 0 होगा। इसके लिए हमें फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ से किसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें? हम क्या करते हैं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, पर्सन का ड्रॉ कर सकते हैं। पर्सन का ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ से कट करेंगे स्ट्रिंग को, कट करेंगे तो स्ट्रिंग का टेंशन आएगा, टेंशन की डायरेक्शन हमेशा पुलिंग होगी, तो ये हो जाएगा टेंशन टी। और यहाँ से पर्सन का फोर्स है 100 न्यूटन, 100 न्यूटन, तो टेंशन कितनी हो जाएगी, 100 न्यूटन हो जाएगी। यहाँ से टेंशन 100 न्यूटन होगा। इसको अगर हम कट करते हैं, यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, टेंशन, यहाँ से कट करेंगे, ये टेंशन है और ये 100 न्यूटन है। तो ये रोप जो स्ट्रिंग है ये मूव तो कर नहीं रहा है, नेट फोर्स 0 है, मतलब T इज इक्वल टू 100 न्यूटन। तो किसी भी सेगमेंट पे हम कट करके देखेंगे तो हर पॉइंट पे टेंशन क्या है, टेंशन 100 न्यूटन है। आई बात समझ में? 0 नहीं है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके आंसर देखना है, इमोशंस के हिसाब से आंसर नहीं देना है। दोनों साइड से पुल करो, टेंशन तो यहाँ पे होगा ही ना, हमेशा कुछ ना कुछ फोर्स तो अंदर होगा ही डेवलप। अब वो कैसे फाइंड करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। स्ट्रिंग का कोई सेगमेंट लेते हैं, स्ट्रिंग का कोई सेगमेंट लेते हैं ऐसे, तो इस सेगमेंट पे इधर वाला सेगमेंट, ये सेगमेंट क्या कर रहा होगा, इसको पुल कर रहा होगा, टेंशन टी। ये सेगमेंट क्या कर रहा होगा, इधर वाला सेगमेंट इसको पुल कर रहा होगा, यहाँ से ये टेंशन टी। किसी भी पॉइंट पे टेंशन की डायरेक्शन हमेशा पुलिंग इन नेचर एंड अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो टी एंड टी। तो ये देखो, ये 100 और 100 हमने फाइंड किया, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। हर पॉइंट पे टेंशन क्या है, 100 न्यूटन है। आई बात समझ में? थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव लगता है नहीं? यस सर। तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे, वहां से ही आंसर बताओगे। तो स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे टेंशन है यूनिफॉर्म और वो है 100 न्यूटन। अब मान लो इसी इसी कनेक्टेड मोशन की सीरीज में, इसी टाइप का कनेक्टेड मोशन ही है, और उस कनेक्टेड मोशन की सीरीज में मान लिया कि ऐसा हम कोई एक रोप टाइप की सिचुएशन लेते हैं, रोप टाइप की सिचुएशन लेते हैं। यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा है, इसका मास m है, इसकी लेंथ l है, और ये स्मूथ सरफेस पे प्लेस्ड है, स्मूथ सरफेस पे प्लेस्ड है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शन 0 है। तो अगर कोई ऐसे पूछता है कि व्हाट इज द टेंशन इन द रोप एज अ फंक्शन ऑफ x, x जो है इस एंड से मेजर्ड है, इस एंड से x मेजर्ड है, तो इसको वैसे ही समझो जैसे कि हमने, क्या है, इस रोप को हम समझ सकते हैं कई सारे इसके एलिमेंट कांटेक्ट में हैं, जैसे ब्लॉक्स इन कांटेक्ट थे, वैसे ही मान सकते हैं कि ये भी उसी का एग्जांपल है। तो क्या करेंगे, यहां से इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे, दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, एक पार्ट ये होगा, दूसरा पार्ट ये होगा। पहले क्या करते थे, कॉमन एक्सेलेरेशन फाइंड करते थे, तो कॉमन एक्सेलेरेशन यहाँ भी फाइंड कर लेंगे। इस सिस्टम का कॉमन एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, नेट फोर्स होगा डिवाइडेड बाय टोटल मास होगा, तो ये एफ बाई एम हो जाएगा। तो एफ बाई एम हो गया इसका एक्सेलेरेशन, इसका भी एक्सेलेरेशन सेम है, इसका भी एक्सेलेरेशन सेम है। अब यहाँ से कट करेंगे तो टेंशन आ जाएगा टी, तो यहाँ से टेंशन आ जाएगा टी। इस पॉइंट पे टेंशन पुलिंग इन नेचर अलोंग द लेंथ, इस पॉइंट पे टेंशन पुलिंग इन नेचर अलोंग द लेंथ, यहाँ से एफ। अब इतने पोर्शन का हमें मास चाहिए एम डैश, वो कितना हो जाएगा, एम डैश इज इक्वल टू, अब ऐसे हैवी रोप के केस में जहां पे रोप का कुछ मास होगा, तो ये यूनिफॉर्म रोप है, यूनिफॉर्म रोप है, तो इसकी लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा, लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा, वो क्या होगी, मास पर यूनिट लेंथ। तो अगर x लेंथ का हमें मास फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, लैम्डा इंटू एक्स, या फिर m बाई एल इंटू एक्स। m डैश इज इक्वल टू एम एक्स डिवाइडेड बाई एल। तब इसके लिए इक्वेशन लिख दोगे, नेट टेंशन इज इक्वल टू नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और इसकी वैल्यू हो जाएगी m बाई एल इंटू एक्स, ए की वैल्यू हो जाएगी f बाई एम, एम एम कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ एक्स बाई एल।
तो ये इक्वेशन जो है इसको सेटिस्फाई करेगा। एक्स की वैल्यू अगर 0 करेंगे, किसी भी पॉइंट का टेंशन क्या हो रहा है, यहां से ये टेंशन जैसे देखो, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे टेंशन इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे टेंशन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है 0 to L तक। ये कहां तक जा रहा है, F तक। तो ये बढ़ क्यों रहा है कि किसी भी पॉइंट का टेंशन उसके पीछे जितना सेगमेंट है उसको पुल कर रहा है। इस पॉइंट का टेंशन जो है इसको इतने रोप को पुल करना है, इस पॉइंट के टेंशन को इतने रोप को पुल करना है। तो टेंशन इसका बढ़ना भी चाहिए कि अगर हम ऐसे मूव कर रहे हैं तो हर पॉइंट का टेंशन उसके बियॉन्ड, उसके पीछे जो है जितने एलिमेंट हैं सबको पुल कर रहा है। तो इस फ्री एंड पे क्या है, फ्री एंड के पीछे कोई भी एलिमेंट ही नहीं है, तो इस पॉइंट पे टेंशन क्या है, 0 है और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। x इज इक्वल टू एल पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे फोर्स F आ जाएगा। तो अब इसमें एक दो एग्जांपल इसमें और भी हो सकते हैं कि यहाँ से 2F ऐड कर रहा है, यहाँ से F ऐड कर रहा है, इस पॉइंट पे टेंशन बताओ, इस पॉइंट पे टेंशन बताओ, जो भी है। तो सेम इसी अप्रोच से, कनेक्टेड मोशन वाले अप्रोच से ही कॉमन एक्सीलरेशन, फिर बस एक पॉइंट इसमें जो चेंज होगा वो ऐसे ये हो जाएगा। आई बात समझ में? कोई क्वेश्चन, कुछ पॉइंट नहीं? सत तो इतने पोर्शन को अगर कट किया तो ये हो जाएगा इस पॉइंट का टेंशन T, और यहाँ पे हो जाएगा 2F, और यहाँ पे हो जाएगा इसका एक्सीलरेशन A। अब इक्वेशन लिख लेंगे, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो बस इसमें मास कैलकुलेट करने का एक हम ये अप्रोच यूज करते हैं कि मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। अब ये है यूनिफॉर्म रोप अगर है तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा नेट फोर्स मतलब 2F माइनस टी इज इक्वल टू एम डैश इंटू ए। तो यहाँ पे टेंशन हो जाएगा 2F माइनस एम डैश इंटू ए, और एम डैश की वैल्यू हो जाएगी एम बाई एल। तो ये हो जाएगा 2F माइनस एम बाई एल इंटू एक्सीलरेशन हो जाएगा F बाई एम। तो ये यहाँ पे आ जाएगा F, x कहाँ गया, x भी तो है, x भी है, F कॉमन ले लेंगे 2 माइनस एक्स बाई एल। ये हो जाएगा टेंशन इस केस में। अब चाहो कि इक्वेशन सही या नहीं है तो हम चेक पॉइंट रख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इस पॉइंट का टेंशन आना चाहिए जो कि 2F है, क्योंकि x इक्वल टू 0, देखो टेंशन इंटरनल फोर्स है। तो जस्ट यहाँ पे अगर देखोगे तो अगर ये बाहर से 2F एक्ट कर रहा है तो जस्ट ये भी क्या हो रहा होगा, यहाँ से 2F ही एक्ट कर रहा होगा, जस्ट जस्ट एकदम इस सरफेस के इनसाइड में। अब फिर धीरे धीरे जा रहे हैं तो टेंशन वेरी करता जा रहा है। जब हम x इज इक्वल टू एल पे पहुंच गए तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे फोर्स देखो एल एफ आ जाएगा। दूसरे टाइप का सिस्टम हमारा पुली ब्लॉक सिस्टम। पुली ब्लॉक सिस्टम, तो पुली ब्लॉक सिस्टम में कुछ एजम्पशंस हैं। पुली ब्लॉक सिस्टम, तो पुली ब्लॉक सिस्टम में ये सारा कुछ, जैसे मान लिया सिंपल है कि ये एक पुली है और ये एक ब्लॉक है। ब्लॉक में यहाँ से कुछ फोर्स, ब्लॉक कनेक्टेड है और ये एक स्ट्रिंग है, ये इस पॉइंट से कनेक्टेड है। इसी सिस्टम का नाम एटवुड मशीन भी है। तो यहाँ से मान लिया कि ये M1 है और ये M2 है। तो पहला जो है हमारा एजम्पशन ये होता है कि आइडियल पुली है। तो आइडियल पुली क्या होती है, आइडियल पुली का मतलब है कि फ्रिक्शन नहीं होगा बिटवीन स्ट्रिंग एंड पुली। पुली और बीच स्ट्रिंग के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा, मतलब ये स्मूथली जो है इसके ऊपर स्लिप करेगा। तो ये सोच के बताओ कि अगर फ्रिक्शन नहीं है और ये स्मूथ है तो ये स्ट्रिंग स्लिप कर रहा है, तो क्या पुली रोटेट कर रही होगी या नहीं? पुली रोटेट कर रही होगी इस केस में या नहीं, कि अगर फ्रिक्शन नहीं है तो? पुली को ऐसे सोचो, पुली को रोटेट करने के लिए तो कोई ना कोई फोर्स, ऐसे एक रोटेशनल इफेक्ट जनरेट करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे फ्रिक्शन ही नहीं है, फ्रिक्शन नहीं तो बिल्कुल स्मूथ है। मान लिया कि पुली का कोई मास है तो वो मास तो यहीं पे एक्ट कर रहा होगा, इसके सेंटर ऑफ मास पे mg, है ना। तो अब
अगर फ्रिक्शन होता है, जो हम लोग विजुलाइज करते हैं कि स्ट्रिंग से पास करिए, अगर फ्रिक्शन होता है, जैसे मान लो कि, तो ऐसे ऐसे जो है कुछ फ्रिक्शन इसके सरफेस के लॉन्ग ऐसे ऐसे ऐड करता रहता। तो जब फ्रिक्शन ऐड करता रहता तो उस केस में ये पुली रोटेट करती। लेकिन अगर फ्रिक्शन लेस पुली है तो उस केस में अगर मान लो कोई ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देता है और ये दोनों ब्लॉक स्लिप करते हैं, ये मान लो नीचे जाता है, ये ऊपर आता है, तो ये लाइन ऐसे के ऐसे ही रहेगी, ये रोटेट नहीं करेगी। आई बात समझ में कि आइडियल पुली फ्रिक्शनलेस होती है, और फ्रिक्शन अगर नहीं रहेगा तो इसके ऊपर से स्ट्रिंग स्लिप करेगा और इस पुली सर हाँ। सर अगर पुल्ली का भी एक रेडियस दिया हो तो? हाँ रेडियस दिया हो कोई फर्क नहीं, रेडियस तो होगा ही कुछ ना कुछ, पुली का रेडियस तो कुछ ना कुछ होगा ही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्रिक्शन लेस मैं बोल रहा हूँ बस, कि फ्रिक्शन लेस अगर है तो ऐसे केस में पुली का रोटेशन नहीं होता है, जस्ट ये स्ट्रिंग उसके ऊपर ऊपर से स्लिप करती रहेगी और ये पुली वैसे का वैसा ही रहेगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे जहां पे फ्रिक्शन को कंसीडर करेंगे, तो फ्रिक्शन को कंसीडर करने में पुली का रोटेशन भी होना स्टार्ट होता है। तो कभी भी अगर हम फ्रिक्शन को कंसीडर करेंगे तो ऐसे सोचो, ध्यान से सोचो, फ्रिक्शन जो है सरफेस के लॉन्ग ही ऐड कर रहा होगा, तो अगर हम इस स्ट्रिंग को देखते हैं तो इस स्ट्रिंग के अलोंग ऐसे ऐसे, थोड़ा सा इसको अगर हम स्ट्रेट कर देते हैं तो ऐसे ऐसे कुछ फ्रिक्शन का फोर्स ऐड कर रहा होगा। तो जब फ्रिक्शन का फोर्स ऐड कर रहा होगा तो इधर का जो टेंशन होगा, इधर का जो टेंशन होगा, मान लिया कि ये 100 न्यूटन है, तो ये फ्रिक्शन कुछ बैलेंस कर रहा होगा, कुछ कुछ बैलेंस कर रहा होगा, इधर क्या हो जाएगा, 80 न्यूटन हो जाएगा। क्योंकि ये फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, ये 20 न्यूटन प्रोवाइड कर दे रहा होगा। समझ पा रहे हो कि फ्रिक्शन का इफेक्ट कहाँ पे आ रहा है? फ्रिक्शन का इफेक्ट ये आ रहा है कि दोनों साइड में टेंशन डिफरेंट हो जाएंगे। यहाँ पे अगर टेंशन T1 होगा तो यहाँ पे टेंशन T2 हो जाएगा। बट अगर फ्रिक्शन नहीं है तो यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, तो जो सेम स्ट्रिंग होगी उस सेम स्ट्रिंग में टेंशन रहेगा सेम। आई बात समझ में कि फ्रिक्शन लेस पुली अगर होगी, आइडियल पुली होगी, तो जो भी उसके ऊपर से स्ट्रिंग पास कर रही होगी उस स्ट्रिंग में सेम टेंशन रहेगा। अगर फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा तो दोनों साइड में टेंशन चेंज हो जाएगी। ये हमारे रोटेशनल मोशन से ऐसा होना स्टार्ट होगा, अभी नहीं। अभी के लिए याद रख सकते हो कि यहाँ से जो भी होगा टेंशन सेम रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब टेंशन सेम कर दिया, आइडियल, और ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग भी क्या है, आइडियल है। आइडियल स्ट्रिंग क्या होती है, मासलेस होती है। ये जो है मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल है मतलब मोशन में इसकी लेंथ चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी। तो अगर एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो अगर ये ब्लॉक मान लो 2 सेंटीमीटर नीचे डिस्प्लेस होगा तो ये ब्लॉक जो है 2 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। तो अगर इसका एक्सेलरेशन वेलोसिटी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगी तो इसकी वेलोसिटी भी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगी। तो अगर एक्सेलेशन उसमें फिर से वेलोसिटी में टाइम से डिवाइड कर देंगे तो इसका एक्सेलेशन अगर ए होगा तो इसका एक्सेलेशन भी ए होगा। तो दोनों ब्लॉक के एक्सेलेरेशन सेम होंगे, एक डाउन आएगा तो एक अप जाएगा। फिर हमारी बचती है बात फ्री बॉडी डायग्राम वाली, तो यहाँ से जो है टेंशन टी डिनोट कर देंगे, यहाँ से जो है M2G डिनोट कर देंगे, और यहाँ से जो है M1G डिनोट कर देंगे, और यहाँ से टेंशन, सेम टेंशन है। सेम टेंशन कहाँ से है, फ्रिक्शनलेस की वजह से। और फिर एक्सेलेरेशन डिनोट कर देंगे जो हमने एज्यूम किया है। अब इसमें एक डिस्क्लेमर ये है कि तुम्हें एडवांस में एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन जानने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी डायरेक्शन एज्यूम कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखोगे। अगर वो पॉजिटिव आया एजम्पशन करेक्ट, अगर वो नेगेटिव आया तो एक्चुअल सिचुएशन में वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखेंगे। नेट फोर्स M1G, ए डाउन लिया है मतलब M1G ज्यादा है, M1G माइनस टी इज इक्वल टू M1 इंटू ए, और यहाँ पे ए अपवर्ड लिया है, T माइनस M2G इज इक्वल टू M2 इंटू ए, और ये दोनों को ऐड कर देंगे। ये जो है टेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा M1G माइनस M2G डिवाइड इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू ए। तो यहाँ से एक्सलेशन हो जाएगा, एक्सलेशन इज इक्वल टू M1 माइनस M2G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ये हो जाएगा इसका एक्सेलरेशन। आई बात समझ में? यस सर। तो ये तो नॉर्मल, ये हमने एक सिचुएशन लिया, इससे इक्वेशन लिखा, फ्री बॉडी डायग्राम। इसी चीज को अगर हम चाहें तो हम इसको स्ट्रेट करके अल्टरनेट तरीके से देख सकते हैं
कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए, अगर हम इसको देखते हैं, इसको हम स्ट्रेट कर सकते हैं, अगर ऐसा विजुलाइज करते हैं कि इस स्ट्रिंग को, हालांकि वो गलत है, बट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, कि ये जो है M1 और ये है M2, तो M1 को यहां से पुल किया जा रहा है किस फोर्स से? M1G फोर्स से। M2 को किस फोर्स से पुल किया जा रहा है? M2G से, अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, M2G से। तो अब ये तो वही वाला प्रॉब्लम है जो पहले कनेक्टेड मोशन वाला था, जो ब्लॉक स्ट्रिंग से कनेक्टेड थे। तो उसमें हम क्या मान लेते हैं कि भाई M1G अगर ज्यादा है, एक्सेलरेशन हमने इधर लिया है, तो A की वैल्यू को लिख सकते हैं, नेट पुलिंग फोर्स वो हो जाएगा M1G माइनस M2G। नेट पुलिंग फोर्स इधर से M1G है, इधर से M2G, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास विच इज बीइंग पुल्ड, तो वो हो जाएगा M1 प्लस M2। ये हो जाएगा नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो इससे जो है हम एक्सेलेरेशन इसका फाइंड कर सकते हैं, और इस एक्सेलेरेशन को इसमें पुट कर देंगे, इस एक्सेलेरेशन को इसमें पुट करेंगे, तो टेंशन इस केस में आ जाएगा 2m1m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। एक्सेलेरेशन फाइंड करना है, फिर किसी भी एक ब्लॉक को कंसीडर करके या किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आ जाएगा। तो ये है पुली ब्लॉक सिस्टम का ये बेसिक अप्रोच। तो ट्राई करोगे कि जो भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करो उसको एक बार फ्री बॉडी डायग्राम से भी इक्वेशन लिख के देखो, किसी में जो है एक्सेलेरेशन अपोजिट मान के भी इक्वेशन को सॉल्व करके देखो, और एक जो है उसको नेट पुलिंग फोर्स से सॉल्व करने की कोशिश करो, कि देखो कि ए नेगेटिव आता है तो क्या होता है, अगर नेट पुलिंग फोर्स से लिखते हैं तो क्या तुरंत लिख पाते हैं या नहीं, और फिर इक्वेशन में जो है टेंशन। ठीक है। अब यहाँ पे सारे इक्वेशंस में हम ये चीज कर पा रहे थे, एक चीज कर पा रहे थे कि ऐसा देखो कि मान लो ऐसा क्वेश्चन है, ये ब्लॉक है और यहां से ये जो है हमें फाइंड करना है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन। अल्टीमेटली क्या फाइंड करना है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में F है और M है और A है, तो यहाँ से A या फोर्सेस जो है फाइंड करने होते हैं, तो यहाँ पे हमें दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन चाहिए। यहाँ से मान लिया कि ये 10 kg का है, ये 1 kg का है, ऐसा कुछ। तो इसका जो है अगर हम इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ से, अब जब भी सेम स्ट्रिंग होगी, जब एक स्ट्रिंग थी तो वहाँ टेंशन सेम था, तो सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। डिफरेंट स्ट्रिंग डिफरेंट टेंशन, तो यहाँ पे जो है टेंशन, यहाँ पे मान लिया इस स्ट्रिंग का टेंशन T1 है, तो इसमें T1 ही होगा। यहाँ पे जो है इस स्ट्रिंग, ये डिफरेंट स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे टेंशन T2 है, तो यहाँ पे T2 होगा। तो टेंशन तो T2 डिनोट कर दिया। अब हमें इसका एक्सेलरेशन डिनोट करना है। एक्सेलरेशन डिनोट करना है तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया था, यहाँ पे ऐसा ऐसा था कि दोनों एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड थे, तो ऐसे केस में क्या है कि अगर ये जितना ऊपर जाता है उतना ये नीचे आएगा, तो दोनों के एक्सेलरेशन सेम होंगे। पर बहुत सारे केसेस में ये चीज बताना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में मान लेते हैं कि हम दो डिफरेंट एक्सेलरेशंस मान लेंगे, जहां पे हम क्लियरली क्या ये बता पाओगे कि ये 2 सेंटीमीटर आएगा तो ये कितना नीचे जाएगा। डायरेक्ट सिंगल स्ट्रिंग से तो कनेक्टेड है नहीं, तो हम डायरेक्ट नहीं बता सकते। तो हम क्या कर लेंगे कि इसका एक्सेलरेशन मान लेंगे A1 मान लेंगे, और इसका एक्सेलरेशन जो है A2 मान लेंगे, और उसके बाद फिर ये 1 kg का था तो यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स हो जाएगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, यहाँ से जो है नॉर्मल रिएक्शन है और यहाँ से जो है 100 है, फ्रिक्शन तो है नहीं। हाँ, तो इक्वेशन लिखते हैं इसके लिए, वो हो जाएगा T1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन A1। इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं तो ये हो जाएगा 10 - T2 इज इक्वल टू
1 इंटू A2। अब कितने अननोन हो गए? हमेशा लॉज ऑफ मोशन के इक्वेशन में जितने अननोन होने चाहिए उतने इक्वेशंस होने चाहिए। मतलब यहाँ पे हमारे अननोन है, T1 अननोन है, T2 अननोन है, A1 अननोन है, A2 अननोन है। तो अब उसमें इसके बाद फिर क्या करते हैं, T1 T2 को फाइंड करने के लिए, स्ट्रिंग्स में रिलेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पुली के फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में सोचेंगे। इस पुली के फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में अगर सोचते हैं तो ये हो जाएगा ऐसा, यहाँ से ये T1, सेम स्ट्रिंग है यहाँ से T1, और ये है T2। पुली है मासलेस, पुली मासलेस तो mg इसका होगा नहीं। तो अब इसके इक्वेशन से लिखेंगे। मान लेते हैं ये किसी भी डायरेक्शन में जा रहा होगा, कुछ इसका जो इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन होगा उसी वही एक्सेलेरेशन तो इसका भी होगा, तो इसका एक्सेलेरेशन भी क्या रहेगा, ऐसे A2 रहेगा। हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, नेट फोर्स, नेट फोर्स मतलब T2 माइनस 2T1 इज इक्वल टू मासलेस 0 इंटू A2। तो क्या हो जाएगा ये, T2 इज इक्वल टू 2T1। तो पुली के फ्री बॉडी डायग्राम से एक इक्वेशन हमें और मिल गया। अभी भी एक इक्वेशन लैग कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास है ये 4। तो अब वो इक्वेशन जो कि दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन को रिलेट करता है उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट इक्वेशन। उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट इक्वेशन। कंस्ट्रेंट इक्वेशन का मतलब है कि ये फ्री नहीं है मूव करने के लिए, इसका मोशन इससे कंस्ट्रेंट में है, रेस्ट्रिक्टेड है, कि ये जितना मूव करेगा उसी रूल के अकॉर्डिंग ही ये भी मूव करेगा। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी मूव कर सकता है, वो कुछ अलग से मूव कर सकता है। तो वो कंस्ट्रेंट मोशन नहीं है। जब दोनों मोशन फ्री है तो वो कंस्ट्रेंट नहीं है। आपस में कनेक्टेड जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो सारे कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक्सेलरेशन का रिलेशन या डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन या वेलोसिटी का जो रिलेशन होता है उसी रिलेशन को हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन या कंस्ट्रेंट इक्वेशन। और वो इक्वेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है बहुत सारे केसेस के लिए, क्योंकि ये तो केस यहाँ पे हम क्या है, यहाँ पे भी हमने एक कंस्ट्रेंट इक्वेशन बाय डिफॉल्ट अप्लाई कर लिया, किसका जो एक्सेलेरेशन ए है वही एक्सेलेरेशन इसका भी है, लेकिन बाकी जो है यहाँ पे उतना क्लियर नहीं है। तो इसके लिए कंस्टेंट इक्वेशन को लिखने के लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं जिससे हम फाइंड करते हैं। अभी के लिए ऐसे देख लो कि इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट्स में हम रिलेट करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करोगे। इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट्स को हम रिलेट करना चाहते हैं, किसी भी डायरेक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट्स को रिलेट कर सकते हैं। क्या कहने का मतलब है, जिस तरीके से सोचना आसान है उसी तरीके से मैं बताऊंगा। कि जैसे मान लो कि ये ब्लॉक नीचे नहीं जाके ऊपर जाता, एक्स एक्स अगर ऊपर जाता किसी भी तरीके से तो ये पुली का सेंटर भी एक्स ऊपर जाता। पुली का सेंटर एक्स जाता तो इस दोनों साइड से ये पुली यहां से यहां शिफ्ट हो जाती, तो ये दोनों पुली ऊपर शिफ्ट हो जाती। तो इस पुली के ऊपर जाने की वजह से इतनी स्ट्रिंग लूज हो जाती, और ये दोनों हमेशा ऐसे मूव कर रहे हैं कि स्ट्रिंग में हमेशा टेंशन मेंटेन्ड है। मतलब इसके मोशन के लिए कितनी स्ट्रिंग फ्री हो गई, एक्स इस साइड से फ्री हुई और एक्स इस साइड से फ्री हुई। तो इसके मोशन के लिए कितना मिल गया, इसके मोशन के लिए मिल गया 2x स्ट्रिंग। तो बस अब उसी डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे। या फिर हम ऐसे सोच सकते हैं कि ये जो ब्लॉक था, अगर ये ब्लॉक जो है x2 नीचे आता है, ये ब्लॉक अगर x2 नीचे आता है तो x2 नीचे आने के लिए ये पुली भी x2 नीचे आएगी। पुली अगर x2 नीचे आती है तो दोनों साइड से स्ट्रिंग की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी, x2 यहां से भी x2 यहां से भी। वो रिक्वायरमेंट किधर से मिलेगी, यहां से, तो ये स्ट्रिंग फिक्स्ड है, ये क्या होगा, यहीं से मिलेगा। तो ये जो है x1 अगर डिस्प्लेस होता है तो क्या हम लिख सकते हैं कि x1 इज इक्वल टू 2x2, x1 इज इक्वल टू 2x2, इसी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो v1 इज इक्वल टू 2v2, इसी को फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो a1 इज इक्वल टू 2a2। ठीक है, तो हमारे ये इक्वेशन हो जाएंगे, रिमेनिंग टू इक्वेशंस, t2 इज इक्वल टू 2t1 एंड a1 इज इक्वल टू 2a2। तो ये हमारे 4 इक्वेशंस हो गए और ये 4 अननोन्स हो गए। ये बात बताओ आई समझ में? यहाँ पे देखो